बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। अभी तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों के बारे में हम तीनों के अंदर हमने थोड़ा थोड़ा बेसिक डिस्कशन कर लिया। ओके, और ये जो वीडियो है वो स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम, 9th इंग्लिश मीडियम और 10th इंग्लिश मीडियम तीनों के लिए यूजफुल है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। ओके, टॉपिक को ही मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है और जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का नेम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल अकॉर्डिंग टू इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। किसके अकॉर्डिंग? फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको मेटल और नॉन मेटल की यहाँ पे डिफरेंस देनी है। मतलब कि मैंने यहाँ पे ये 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ओके, तो 7 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लर्न करना है और दूसरे बहुत सारे पॉइंट्स अभी भी बाकी है कि जो मैं सेकेंड पार्ट में यहाँ पे आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है अगर वो आप 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में जाते हो तो वो आपको 3 to 4 मार्क में आ सकता है। ओके, इफ रिक्वायरमेंट ऐसी हो, पॉसिबिलिटीज ऐसी भी हो सकती है कि वो 2 मार्क में भी आ सकता है, 3 मार्क में भी आ सकता है और 4 मार्क मतलब कि 4 मार्क में भी वो यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब जनरली कंफ्यूजन ये रहता है कि सर अगर ये 2 मार्क में आता है तो कितने पॉइंट लिखने के, अगर ये 3 मार्क्स में आता है तो कितने पॉइंट लिखने के, और अगर ये 4 मार्क्स में आता है तो कितने पॉइंट लिखने की। तो सपोज अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क में है तो लेफ्ट साइड आपको 2 या 3 पॉइंट्स लिखने हैं और राइट साइड आपको 2 या 3 पॉइंट्स, लेकिन सेम होने चाहिए। मतलब कि यहाँ पे जो आता है उसके रिलेटेड ही इधर आना चाहिए। यहाँ पे ये 5 नंबर का पॉइंट है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी 5 नंबर का पॉइंट उसके जो भी टर्म्स है, टॉपिक्स है उसके अकॉर्डिंग ही आना चाहिए। अगर 3 मार्क में आपका ये क्वेश्चन आता है तो लेफ्ट साइड आपको 3 to 4 पॉइंट राइट करने हैं और राइट हैंड साइड भी आपको क्या करना है, 3 to 4 पॉइंट राइट करने हैं। अगर आप परफेक्टली करेक्ट आप सेंटेंस यहाँ पे लिखते हो तो आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर वही क्वेश्चन 4 मार्क में आता है तो लेफ्ट साइड मिनिमम 4 to 5 पॉइंट एंड राइट साइड भी मिनिमम 4 to 5 पॉइंट आपको करेक्टली लिखने हैं। तो देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस। ओके, तो मेटल के अंदर फर्स्ट नंबर देखो, जो भी मेटल्स है तो मेटल्स मेनली आपको कौन से फॉर्म में मिलते हैं, तो जो भी मेटल्स है वो मेनली आपको सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। कौन से फॉर्म में मिलते हैं? सॉलिड। यहाँ पे आपको नोटिस में एक्सेप्शन दिया हुआ है। ओके, तो एक्सेप्शन आपको क्या शो करता है कि जो भी मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ओके, तो उसमें कुछ मेटल्स ऐसी भी होती है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऑपोजिट होती है। जैसे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या बोल रही है कि जो भी मेटल्स होती है वो मेटल्स मेनली कौन से फॉर्म में मिलती है? सॉलिड फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे एक मेटल ऐसी भी है कि जो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलती है। कौन सी? तो जो मर्क्यूरी है वो मर्क्यूरी मेनली आपको कौन से फॉर्म में मिलती है? लिक्विड फॉर्म में मिलती है। कहाँ पे? तो जो आप टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हो वो थर्मोमीटर के अंदर आपको मर्क्यूरी दिखाई देता है। तो यहाँ पर नॉन मेटल के अंदर फर्स्ट पॉइंट की डिस्कशन करते हैं। तो जो भी नॉन मेटल्स होते हैं तो नॉन मेटल्स आपको सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस, ये तीनों फॉर्म में आपको मिलते हैं, तीनों फॉर्म में आइडेंटिफाई होते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट की डिस्कशन करते हैं। तो जो भी मेटल एलिमेंट्स है वो शाइनिंग मतलब कि पॉलिश सरफेस उसकी होती है। ओके, शाइनिंग मतलब कि उसको आप क्या बोलते हो? चड़कता। ओके, तो जो भी मेटल एलिमेंट है वो मेनली क्या होते हैं? शाइनिंग होते हैं। ओके, और उसकी जो भी सरफेस होती है वो पॉलिश सरफेस होती है, जिसको आप पॉलिश कर से फिर से उसकी शाइनिंग क्या करते हो? एज यूजुअल करते हो, पूरे पहले की तरह शाइनिंग आप वापस ला सकते हो। नॉन मेटल की डिस्कशन करते हैं। तो जो भी नॉन मेटल एलिमेंट्स है, ओके, तो उसकी सरफेस शाइनिंग नहीं होती और उसको पॉलिश भी किया जाता नहीं। ओके, मतलब कि उसको आप पॉलिश कर सकते नहीं। उसके बाद यहाँ पे डिस्कशन करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो जो भी मेटल एलिमेंट्स है तो मेटल एलिमेंट्स क्या होते हैं? हैवी होते हैं। वेट में वो क्या होते हैं? हैवी होते हैं। ओके, और मेनली वो कौन कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। कैसे होते
पे क्या कैरी कर सकते हो, और होलो होते मतलब कि अंदर से वो खोखले होते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट की हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो जो भी मेटल एलिमेंट्स है, मेटल एलिमेंट्स क्या है, अनब्रेकेबल। क्या है, अनब्रेकेबल, मतलब कि उसके ऊपर आप कितना भी फोर्स लगाओ उसको आप तोड़ सकते नहीं हो। लेकिन अगर कभी आप उसके ऊपर फोर्स लगा भी देते हो तो उसके ऊपर फोर्स की इफेक्ट क्या होती है, बहुत कम होती है, वो इजीली कंप्रेस भी होता नहीं है। फोर्स लगाने से उसका शेप माइनर सा चेंज होता है, लेकिन जब उसको आप कटिंग करते हो, कटिंग करने से भी क्या होता है कि भाई उसका शेप चेंज नहीं होता, एक्जेक्टली कटिंग से क्या होता है, दो सरफेस में वो डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे नॉन मेटल की डिस्कशन करते हैं। तो जो भी नॉन मेटल एलिमेंट्स है वो क्या है, ब्रेकेबल है, मतलब कि उसके ऊपर आप थोड़ा सा फोर्स या तो प्रेशर क्रिएट करते हैं तो वो क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। अगर आप उसके आप हैमरिंग करते हो, क्या करते हो, हैमरिंग, तो हैमरिंग करने से क्या होता है, वो एलिमेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स में या तो फाइन पाउडर्स में वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर आपके पास कॉल है, ओके, तो कॉल को आप हैमरिंग करते हो तो क्या होता है, तो ब्लैक कलर के जो भी कॉल होता है वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद डिस्कशन करेंगे फिफ्थ पॉइंट की। तो जो भी मेटल एलिमेंट्स है, ओके, तो उसको आप क्या करते हो, तो भाई स्ट्राइकिंग करवाते हो, तो स्ट्राइकिंग से क्या होता है, उसके अंदर साउंड क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है, साउंड। ओके, मतलब कि मेटल एलिमेंट्स को अगर आप स्ट्राइकिंग करते हो तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड क्रिएट करता है। अगर नॉन मेटल की बात करें तो जो भी नॉन मेटल एलिमेंट्स है, ओके, उसको आप स्ट्राइकिंग करवाते हो तब भी वो साउंड प्रोड्यूस करता नहीं है, उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता नहीं है, साउंड वो क्रिएट कर पाता नहीं। ओके, 6 नंबर के पॉइंट की डिस्कशन करते हैं। तो जो भी मेटल एलिमेंट्स है तो उसके जो भी मेल्टिंग पॉइंट है, क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, और जो भी बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, हाई है। क्या है, हाई, मतलब कि ज्यादा है। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल के जो भी मेल्टिंग पॉइंट्स है और जो भी बॉइलिंग पॉइंट्स है वो क्या है, लो है। क्या है, लो, मतलब कि कम है। ओके, 7 नंबर की पॉइंट की डिस्कशन करते हैं। तो जो भी मेटल एलिमेंट्स है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब कि उसमें से हीट होती है वो इजीली पास आउट हो सकती है, इजीली पास हो सकती है, जिससे उसको आप क्या बोल सकते हो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोल सकते हो। तो वहीं पे हम नॉन मेटल की डिस्कशन करते हैं। तो जो भी नॉन मेटल एलिमेंट है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ओके, या तो वो क्या है, इंसुलेटर ऑफ हीट है, मतलब कि अगर हीट पास होती भी है तो बहुत कम अमाउंट में, मतलब कि थोड़ी सी हीट पास आउट हो सकती है, या तो इंसुलेटर मतलब कि हीट पास होती नहीं है, वो हीट को कैरी कर पाता नहीं। तो ये रहे हमारे 7 पॉइंट्स, और भी 7 to 8 पॉइंट्स बाकी है। ओके, तो पहले आप इतना लिख लीजिए, और दूसरी बात, इतने 7 पॉइंट्स आपने लर्न किए, बेसिकली आपको क्या कुछ नोटिस किया, ओके, तो यहाँ पे नोटिसेबल चीज एक ही है कि जो भी आप मेटल में लिखते हो उससे ऑपोजिट किस में होता है, नॉन मेटल में। तो ये जो पूरा आपको डिफरेंस है वो जनरली कौन से फॉर्म में, तो एंटोनियम्स के फॉर्म में दिया हुआ है। मतलब कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो 4th नंबर का, ओके, तो जो भी मेटल एलिमेंट है वो अनब्रेकेबल है, तो नॉन मेटल क्या है, ब्रेकेबल। उसी तरह 5 नंबर का आप देखो, तो मेटल को आप स्ट्राइकिंग करते हो तो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे नॉन मेटल में देखो, नॉन मेटल को आप स्ट्राइकिंग करते हो साउंड प्रोड्यूस होता नहीं। मतलब कि ये जो पूरा डिफरेंस है उसको रिमेंबर करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, एंटोनियम्स के फॉर्म में जाओ, एक आता है तो दूसरा अपने आप ऑपोजिट में आप लिख सकते हो। और बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको वही रिमेंबर करने हैं कि जो आपको इजीली याद रहते हैं। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई कंपलसरी एग्जाम में आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। आपको एग्जाम में जस्ट ऐसा ही पूछा जाएगा कि भाई मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो इतने सारे पॉइंट्स में से आपको जो भी इजीली रिमेंबर होते हैं वही आपको एग्जाम में लिखने हैं। तो इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स आगे कंटिन्यू करते हैं। मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 7 पॉइंट्स हमने देख लिए। ओके, अब
8 नंबर का पॉइंट है, वहां पे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो जो भी मेटल एलिमेंट्स है तो उसको आप क्या करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, मतलब कि खींचते हो, तो उसका कन्वर्जन इजीली किसमें होता है, वायर में होता है। किसमें होता है, वायर। मतलब कि आपको जनरली ये बोला जा रहा है कि भाई जो भी मेटल एलिमेंट्स है उसको आप खींच के उसमें से, मतलब कि स्ट्रेचिंग करके उसमें से आप वायर बना सकते हो। और दूसरा जो भी मेटल एलिमेंट्स है उसको आप हैमरिंग करके उसमें से आप रूफ क्रिएट कर सकते हो। मतलब कि मेटल एलिमेंट्स के साथ दोनों प्रोसेस पॉसिबल है। कौन कौन सी, एक तो स्ट्रेचिंग करके खींच के उसमें से आप वायर बना सकते हो, और दूसरा जो भी मेटल एलिमेंट्स है उसको हैमरिंग करके उसमें से आप रूफ क्रिएट कर सकते हो। अगर वहीं पे हम नॉन मेटल के यहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो नॉन मेटल क्या है, तो भाई ब्रेकेबल है। पहले ही हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। नॉन मेटल ब्रेकेबल है, उसके ऊपर फोर्स की सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, वो इजीली टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। मतलब कि अगर उसको आप स्ट्रेचिंग करते हो तो वो टूट जाता है, या तो हैमरिंग करते हो तो वो फाइन पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो डिवाइड हो जाता है। उसके बाद जो भी मेटल एलिमेंट्स है, तो मेटल एलिमेंट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि मेटल एलिमेंट्स में से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है, और इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है इसलिए आप उसको क्या बोलते हो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो। तो यहाँ पे नॉन मेटल की डिस्कशन करते हैं। तो नॉन मेटल क्या है, पुअर कंडक्टर या तो इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट के बारे में पढ़ लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो जो भी नॉन मेटल वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या तो क्या है, इंसुलेटर। मतलब कि उसमें से इजीली करंट पास हो सकता नहीं है, अगर पास होता है तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी में, या तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे एक आपको मेजर एक्सेप्शन दिया है, और एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उससे ऑपोजिट। ओके, यहाँ पे नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि भाई वो इंसुलेटर है या तो वो पुअर कंडक्टर है, मतलब कि उसमें से करंट पास होता नहीं है। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है कि जो कार्बन का फॉर्म है। ओके, तो उसमें से क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली पास हो सकती है, और जो भी ग्रेफाइट है वो क्या इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर माना जाता है, उसमें से करंट पास होता है। मतलब कि ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद भी उसमें से करंट इजीली पास हो सकता है। चलो उसके आगे डिस्कशन करते हैं मेटल के अंदर। तो मेटल के एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी मेटल एलिमेंट्स है, ओके, उसको आप नाइफ मतलब कि चाकू से उसको काट सकते नहीं हो। ओके, और नॉन मेटल में क्या दिया है कि भाई जो भी नॉन मेटल एलिमेंट्स है उसको आप नाइफ मतलब कि चाकू से इजीली उसको आप कट कर सकते हो। लेकिन मेटल में एक एक्सेप्शन भी दिया है। एक्सेप्शन मतलब कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसका टोटल ऑपोजिट, एंटोनियम्स। तो कुछ मेटल्स जैसे कि कौन कौन सी, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये सारी ऐसी मेटल्स है कि जिसको आप नाइफ से इजीली कट कर सकते हो, चाकू से उसको काट सकते हो। और उसके बाद 11 नंबर का आपको यहाँ पे डिफरेंस दिया है। तो जो भी मेटल एलिमेंट्स है वो ऑलवेज एक ही फॉर्म में मिलते हैं। कितने फॉर्म में, एक ही। ऑल ओवर अर्थ के ऊपर आप कहीं पे भी जाओ, मेटल एलिमेंट्स आर फाउंड ओनली एंड ओनली इन वन फॉर्म, एक ही फॉर्म में अवेलेबल है। यहाँ पे नॉन मेटल की हम डिस्कशन करते हैं। तो जो भी नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल एक से ज्यादा फॉर्म में, मतलब कि मोर देन वन फॉर्म में वो अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में वो अवेलेबल होता है। यहाँ पे आपको थोड़े से एग्जांपल दिए हैं कि भाई कोई एलिमेंट है तो वो अर्थ के ऊपर कौन कौन से फॉर्म में आपको मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करेंगे कार्बन के बारे में। तो कार्बन आपको अर्थ के ऊपर एक तो डायमंड के फॉर्म में, दूसरा ग्रेफाइट के फॉर्म में, और तीसरा बकी ट्यूब जिसको आप नैनो ट्यूब भी बोल सकते हो उसके फॉर्म में अवेलेबल है। ओके, उसके बाद फास्फोरस की यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो फास्फोरस एक एलिमेंट है लेकिन वो बहुत सारे फॉर्म में अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, जिसमें एक तो रेड फास्फोरस, सेकंड वन है येलो फास्फोरस, और थर्ड वन आपको देता है ब्लैक फास्फोरस। मतलब कि एक ही फास्फोरस आपको 3 डिफरेंट कलर के फॉर्म में
अवेलेबल है और तीनों के जो यूजेस पर्पस है वो सबसे डिफरेंट है, अलग है। ओके, यहाँ पे सल्फर की बात करते हैं। सल्फर आपको अर्थ के ऊपर दो फॉर्म में मिलता है। सल्फर भी एक नॉन मेटल एलिमेंट है। कौन कौन से फॉर्म में मिलता है? तो एक तो है रहोम्बिक सल्फर, ओके, कि जो आपको 369 केल्विन डिग्री से ऊपर मिलता है, और दूसरा है मोनोक्लिनिक कि जो आपको 369 से 369 केल्विन से नीचे के टेम्परेचर के ऊपर मिलता है। तो यहाँ पे सल्फर के कितने फॉर्म है? दो फॉर्म, रहोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस खत्म हो रहा है। फिर भी एक पॉइंट ऐसा है कि जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वो पॉइंट ऐसा है कि मेटल एलिमेंट के ऊपर आप फोर्स लगाते हो, प्रेशर लगाते हो, तो उसके अकॉर्डिंग उसके डायमेंशन में किसी भी टाइप का चेंज आता नहीं। फोर्स और प्रेशर की इफेक्ट कैसी होती है? माइनर होती है। कैसी होती है? माइनर, मतलब कि बहुत कम होती है। और उसके जो भी फिजिकल डायमेंशन है, जैसे कि लेंथ है, हाइट है, बॉडी है, उसमें कोई भी चेंज आपको देखने को मिलता नहीं। लेकिन उससे अपोजिट नॉन मेटल की डिस्कशन करते हैं, तो नॉन मेटल एलिमेंट के ऊपर आप प्रेशर या तो फोर्स लगाते हो तो वो ब्रेक हो जाता है, उसके डायमेंशंस में मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो डिफरेंस है वो आपको इजीली समझ में आया होगा। ओके, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। फिलहाल इतना नोट डाउन कर लो। उसके बाद थोड़ी सी बेसिक इन्फो कि जो आप सबको आती है, फिर भी मैं रिवाइज करवाना चाहूंगा। ओके, तो ये लिख लो, उसके बाद वो हम कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक किसके अकॉर्डिंग? तो देखो, आपको यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है सम मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड नेम। मतलब कि इतना जो फॉर्मूला है वो आपके केमिस्ट्री के अंदर क्या है? कॉमन है। अगर इतने फॉर्मूलास आपको आते हैं तो आपका जो भी केमिस्ट्री है वो एकदम क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। मतलब कि आपको कोई भी फॉर्मूला देख के इंस्टेंट यहाँ पे आपकी जो भी डिम लाइट है या तो लाइट है वो जल जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये वाला सब्सटेंस है तो ये वाला कंपाउंड है। तो यहाँ पे सिंपल हम स्टार्ट करते हैं। इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स भी है और कुछ कंपाउंड भी है। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल O2। तो O2 को आप क्या बोल सकते हो? ऑक्सीजन। अगर अकेला O है तो वो क्या है? ऑक्सीजन एटम है। क्या है? एटम। लेकिन एक ही जैसे दो ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तब वो क्या क्रिएट करते हैं? मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे O2 मतलब क्या? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। उसी तरह H2 तो क्या हुआ? हाइड्रोजन। Cl2 क्या हुआ? क्लोरीन। उसके बाद HCl को आप क्या बोल सकते हो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल सकते हो। और जो भी एसिड है वो टू टाइप्स आते हैं, कॉन्सेंट्रेट भी होता है और डाइल्यूट भी होता है। उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? N2 कि जिसको आप क्या बोल सकते हो? नाइट्रोजन। उसके बाद H2SO4 जिसको आप क्या बोल सकते हो? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोल सकते हो? सल्फ्यूरिक एसिड। फिर सेम फॉर्मूला थोड़ा सा चेंजेस, H2SO3 एक O4 की जगह O3 हो जाने से नेम में माइनर का चेंज क्या आएगा? सल्फ्यूरस एसिड। H2SO4 में क्या था? सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO4 में क्या हो गया? सल्फ्यूरस एसिड। चलो, उसके बाद डिस्कशन करते हैं HNO3। HNO3 का नाम क्या है? तो यहाँ पे उसको आप बोल सकते हो नाइट्रिक एसिड। क्या बोल सकते हो? नाइट्रिक एसिड। उसके बाद H2S2O7 पूरा है H2S2O7 जिसको आप क्या बोल सकते हो? डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हो। उसका सेकंड नेम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और उसको आप ऑलियम भी बोल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमन दिया हुआ है H2O, तो जो सबको आता है जिसको आप क्या बोल सकते हो? वाटर। और वाटर तीन फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सॉलिड के फॉर्म में क्या होता है? आइस में, लिक्विड के फॉर्म में वाटर और गैसियस के फॉर्म में वाटर वेपर। उसके बाद NaCl, तो ये भी कॉमन है जिसको आप क्या बोल सकते हो? सोडियम क्लोराइड जिसको आप सॉल्ट भी बोल सकते हो। उसके नीचे आपको दिया हुआ है NH3। NH3 को आप क्या बोलते हो? एमोनिया। क्या बोलते हो? एमोनिया। उसके बाद
आपको यहाँ पे दिया हुआ है Na2CO3। Na2CO3 को आप क्या बोल सकते हो, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोल सकते हो, सोडियम कार्बोनेट, जिसको आप जनरली क्या बोलते हो, वॉशिंग सोडा भी बोल सकते हो। मतलब कि जितने भी डिटर्जेंट आते हैं, टाइड है, रिन है, सर्फ एक्सेल है, ओके, जितने वॉशिंग डिटर्जेंट होते हैं वो सब किस में आते हैं, तो भाई सोडियम कार्बोनेट उसको आप बोल सकते हो। उसके बाद फॉर्मूला में एक ही चेंज है, यहाँ पे Na2CO3 था, अब क्या हो गया NaHCO3, बीच में क्या आ गया H। तो यहाँ पे जब बीच में H आता है तो उसको हम कैसे 22 से काउंट करते, कैसे काउंट करते 22 से। तो आपका नेम क्या हो गया, सोडियम, H आया तो क्या आएगा बाई कार्बोनेट, जिसको आप क्या बोल सकते हो, बेकिंग सोडा। क्या बोल सकते हो, बेकिंग। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है MgSO4, जिसको आप बोल सकते हो मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बोल सकते हो, मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद आपको दिया हुआ है CaSO4, जिसको आप क्या बोल सकते हो, कैल्शियम सल्फेट। फिर आपको यहाँ पे P4 दिया हुआ है, ओके। P4 क्यों, तो फास्फोरस के 4 एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पे P4 आपको दिया हुआ है, तो फास्फोरस यहाँ पे क्या होता है, तो भाई पिरामिड शेप में ऐसे, फास्फोरस के 4 पार्टिकल्स ऐसे सेट हो जाते हैं, पिरामिड सेट में वो क्रिएट करते हैं, और ये उसका आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एसिड कि जिसको आप क्या बोल सकते हो, सल्फर। सल्फर के मतलब कि S के 8 एटम एक दूसरे के साथ क्रिएट होके क्या करते हैं, तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो भी उसका शेप है वो कौन सा शेप है, क्राउन शेप। कौन सा शेप है, क्राउन, ओके। उसके बाद आपको दिया हुआ है NH4Cl। NH4Cl को आप क्या बोल सकते हो, एमोनियम क्लोराइड, ओके। उसके बाद C12H22O11, इसको आप क्या बोल सकते हो, सुगर। तो ये जो फॉर्मूला है वो हमने 6th चैप्टर में लर्न किया स्टैंडर्ड 10 के अंदर, ओके। उसके बाद C6H12O6, उसको आप क्या बोल सकते हो, ग्लूकोज, ओके। उसके बाद यहाँ पे Al2O3, जिसको आप क्या बोल सकते हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद Fe2O3, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, आयरन 3 ऑक्साइड। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे रोमन में क्या लिखा है, आयरन 3 ऑक्साइड। उसके बाद PCl5। अब क्लोरीन के पास कितने एटम्स है, 5 एटम। 5 को यहाँ पे क्या बोला है, पेंटा, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं कि जो एटम के लिए है। अगर एक एटम है तो उसको आप क्या बोल सकते हो, मोनो। अगर 2 एटम है तो उसको आप क्या बोल सकते हो, डाई। अगर 3 एटम है उसको क्या बोल सकते हो, ट्राई। अगर 4 एटम है तो टेट्रा, 5 एटम है तो पेंटा, 6 एटम है तो हेक्सा, 7 एटम है तो हेप्टा, 8 एटम है तो ऑक्टा, अगर 9 एटम है तो नोना, एंड 10 एटम है तो उसको आप डेका बोल सकते हो। उसके बाद आपको फॉर्मूला दिया हुआ है NaOH। अब जिसके पीछे OH आता है, क्या आता है, OH, जिसके पीछे OH आता है उसको आप क्या बोल सकते हो, हाइड्रोक्साइड। क्या बोल सकते हो, हाइड्रोक्साइड। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH के मतलब क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर MgOH ट्वाइस, OH ब्रैकेट में है, उसके आउटर साइड क्या लिखा हुआ है, 2, MgOH ट्वाइस। तो Mg का मतलब क्या है, मैग्नीशियम, और OH का मतलब मैंने बोला क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। फिर CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस को आप क्या बोल सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्या दिया हुआ है, CaCl2, तो Ca का मतलब क्या होता है, कैल्शियम, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, कैल्शियम क्लोराइड, ओके। H3O+, अब ये 10th स्टैंडर्ड के लिए मस्ट रिक्वायर्ड है, H3O+, तो जिसको आप क्या बोल सकते हो, H3O+ या तो H+ को आप बोल सकते हो हाइड्रोनियम आयन। क्या बोल सकते हो, हाइड्रोनियम आयन। फिर उसके बाद दिया है NH4+, तो जिसको आप क्या बोल सकते हो, एमोनियम आयन। और लास्ट में आपको दिया हुआ है OH-, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, OH का मतलब है हाइड्रोक्साइड, और प्लस और माइनस कि जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया आगे,
तो उसको आप क्या बोल सकते हो, आई। तो ये थे कुछ बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला कि जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, कि जो आपके केमिस्ट्री को एकदम इजी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो भी वीडियो है वो वीडियो यहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जिससे जितने भी वीडियोस की अपलोड हो तो उन सब की इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाए। ओके, और अगर आपको कोई डाउट है तो क्वेरी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप मेरे को कॉल करके तो टेक्स्ट मैसेज करके मेरे को पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, सेफ होम, गुड बाय।